हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं कर दे योग्यता सिद्धांत या एबिलिटी टू पे थ्योरी। एबिलिटी टू पे थ्योरी क्या है? जैसे पहले अभी तक हमने लिया था कि करारोपण में न्याय की समस्या। करारोपण में न्याय की समस्या से तात्पर्य क्या है कि सरकार किस प्रकार से कर लगाए जिससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़े। उससे संबंधित सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने लिया सब पहले लिया हित लाभ सिद्धांत या लाभ का सिद्धांत या हित प्राप्ति का सिद्धांत, जिसमें हमने लिंडहाल का मॉडल लिया, बोविन का मॉडल लिया। दोनों ही अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं का जिस अनुपात में लोग उपभोग करते हैं या उनको सार्वजनिक वस्तुओं से जिस अनुपात में लाभ प्राप्त होता है उस अनुपात में उन्हें सार्वजनिक वस्तुओं की लागत को वहन करना चाहिए, या यूँ कहें कि करों को कर सरकार को उन पर उस अनुपात में जिस अनुपात में सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं से उनको लाभ प्राप्त होता है उस अनुपात में सरकार को उन पर टैक्स लगाना चाहिए। तो इस इन सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। अब हितलाभ सिद्धांत की कुछ कमियां थी जो हमने ली कि ये सिद्धांत यदि इसको हम लागू करते हैं तो इससे क्या होगा, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का ज़्यादातर जो उपभोग है वो गरीब और निर्धन वर्ग के द्वारा किया जाता है, या सरकार के द्वारा जिन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है वो अधिकतर निर्धन वर्ग के लोगों के लिए की जाती है। तो यदि सरकार उनको लाभ के अनुपात में कर लेगी तो वो करारोपण में न्याय या सामाजिक कल्याण का जो सरकार का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो अब दूसरा सिद्धांत आता है कि आलोचक कहते हैं कि इस आधार पर सरकार कर हित लाभ के सिद्धांत के आधार पर सरकार कर नहीं लगा सकती, क्योंकि इस आधार पर यदि कर लगाती है तो ना तो आय और धन के वितरण में असमानता कम होगी और ना ही सरकार का जो उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करने का वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरे विचारक कहते हैं कि सरकार को यदि करारोपण में न्याय लाना है या उसमें आय और धन के वितरण में असमानता को कम करना है तो सरकार को एबिलिटी टू पे थियोरी मतलब कर दे योग्यता सिद्धांत मतलब व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य के आधार पर कर को लगाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कर दे योग्यता सिद्धांत आखिर है क्या। तो इस सिद्धांत में हम इन चार चीज़ों को पढ़ेंगे आज कि कर दे योग्यता सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसका औचित्य क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है कि एबिलिटी टू पे थियरी का, भुगतान सामर्थ्य के सूचक कि हम किस चीज़ को मानेंगे कि जिस आधार पर मतलब वो कौन से इंडेक्स या इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि इस व्यक्ति की ए व्यक्ति की कर देने की क्षमता अधिक है और बी व्यक्ति की कम है, कौन से इंडिकेटर्स हैं। और फिर हम उसको मापेंगे कैसे, टैक्स कर अदा करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी या क्षमता या योग्यता जो है उसको किस आधार पर हम मापेंगे कि ए व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य अधिक है और बी व्यक्ति की कम। तो इन चार चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं कर दे योग्यता सिद्धांत का अर्थ, इसका मीनिंग ऑफ एबिलिटी टू पे थ्योरी। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत एक सर्व स्वीकृत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भुगतान करने की सामर्थ्य के अनुपात में ही राज्य को अपना अंशदान देना चाहिए। इस प्रकार धनी व्यक्ति की करदान योग्यता अधिक होने से उसे अधिक मात्रा में तथा निर्धन की करदान योग्यता कम होने से कम मात्रा में अंशदान देना चाहिए। इस प्रकार सामर्थ्य को कराधान का आदर्श नीति शास्त्रीय आधार माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस सिद्धांत के समर्थक क्या कहते हैं कि व्यक्ति को कर देने की उसकी जो सामर्थ्य है, प्रत्येक व्यक्ति को जितनी कर देने की सामर्थ्य है उसी अनुपात में राज्य को अपना अंशदान देना चाहिए। क्योंकि धनी व्यक्ति की आय अधिक होती है, उसकी सामर्थ्य अधिक है, इसलिए उसे अधिक कर देना चाहिए। निर्धन व्यक्ति की सामर्थ्य कम होने के कारण उसे कम कर देना चाहिए। इसी प्रकार सिद्धांत के समर्थक जो है इसको आदर्श नीति शास्त्रीय आधार मानते हैं कि ये जो आधार है ये करारोपण में न्याय लाने का एक सबसे आदर्श सिद्धांत है। कर दे योग्यता के संबंध में प्रोफेसर वेस्टन के अनुसार क्षमता या शक्ति कर निर्धारण का एक नैतिक व आदर्श सिद्धांत है। तो प्रोफेसर वेस्टन क्या कहते हैं कि क्षमता या शक्ति, कौन सी क्षमता, कर देने की क्षमता या कर देने की शक्ति जो है वो कर निर्धारण का एक नैतिक और आदर्श सिद्धांत है, मतलब एक न्यायपूर्ण सिद्धांत है। कोहन के अनुसार क्षमता नैतिक सुंदरता के विस्तृत सिद्धांत की एक विशिष्ट प्रणाली है।
इसी प्रकार प्रोफेसर एडम स्मिथ के शब्दों में प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता हेतु अपनी योग्यता अनुसार अनुपात में अंशदान करना चाहिए, अर्थात कर उस आय के अनुपात में देना चाहिए जिसे वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। तो इस तरह एडम स्मिथ ने भी यही कहा कि क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण के कार्यों के लिए सरकार को अनेक योजनाएं चलानी पड़ती हैं और उन योजनाओं पर सरकार का बहुत सारा धन खर्च होता है। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि राज्य की जो जनता है उसको राज्य की सहायता के लिए अपनी योग्यता के अनुसार जो है अंशदान देना चाहिए, मतलब जो आय वो राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं उस आय के अनुसार उन्हें सरकार को टैक्स देना चाहिए। तो इस तरह सभी अर्थशास्त्री, चाहे प्रोफेसर वेस्टर्न हो या प्रोफेसर कोहन हो या एडम स्मिथ हो, सभी ने ये कहा कि यदि कर देने की क्षमता या योग्यता के आधार पर या शक्ति के आधार पर हम कर लगाएंगे तो ये सबसे आदर्श सिद्धांत होगा, मतलब इसके आधार पर कर लगाने से आय और धन के वितरण की जो असमानता है या करारोपण में जो न्याय का उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका अर्थ। अब लेते हैं कर दे योग्यता सिद्धांत का औचित्य। क्या औचित्य है? तो इस सामर्थ्य सिद्धांत या इसे कर दे योग्यता सिद्धांत कहते हैं कि समर्थकों ने इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए 3 आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति पर कर के भुगतान का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी योग्यता के आधार पर कर देगा तो समान त्याग करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कर का भुगतान करता है तो उससे कुछ मानसिक असंतोष, कष्ट ये उठाना असुविधा होती है। तो इस सिद्धांत के समर्थक क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो जब कर का भुगतान करता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और यदि अपनी योग्यता के आधार पर कर देता है तो सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा और इससे समाज में कोई असंतोष पैदा नहीं होगा। दूसरा, आय की सीमांत उपयोगिता का आधार। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा कि जब व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कर देगा तो सभी का समान त्याग होगा, मतलब धनी व्यक्ति ज्यादा कर देगा और गरीब व्यक्ति कम कर देगा, तो इससे सभी को समान त्याग करना पड़ेगा, इससे समाज में कोई असंतोष पैदा नहीं होगा। दूसरा, आय की सीमांत उपयोगिता का आधार। आय व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का साधन है। जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, परंतु जब व्यक्ति की आय में कमी होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः कर के भुगतान सामर्थ्य सिद्धांत को हम आय की घटती सीमांत उपयोगिता के आधार पर भी न्यायोचित मान सकते हैं। देखिए, आय जैसे जैसे बढ़ती है, इसके समर्थक मानते हैं कि आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू होता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। तो इसी तरह इसके समर्थक भी क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। इसलिए धनी व्यक्ति के पास जो आय है उसकी सीमांत उपयोगिता गरीब व्यक्ति की आय से अधिक होती है, इसलिए उसको सीमांत उपयोगिता जो है वो ज्यादा तेजी से घटती है, इसलिए उस पर ज्यादा कर लगाना चाहिए और गरीब व्यक्ति पर कम कर लगाना चाहिए। इसी तरह तीसरा इन्होंने लिया उत्पादन एवं उपभोग की क्षमता। व्यक्ति की उत्पादन एवं उपभोग की क्षमता उसकी आय एवं संपत्ति से ज्ञात की जा सकती है। कुछ मूल आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के पश्चात व्यक्ति के पास जो संपत्ति छूट जाती है उसकी करदान क्षमता अधिक होती है। इसके समर्थक क्या कहते हैं कि उत्पादन और उपभोग की क्षमता की व्यक्ति जो है उत्पादन कितना करेगा या उपभोग कितना करेगा ये निर्भर करता है उसकी आय और संपत्ति पर। जितनी ज्यादा आय होगी, संपत्ति होगी, उसकी उपभोग क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये कहते हैं कि इसके समर्थक कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए जितनी धन की आवश्यकता है उसको छोड़ने के बाद जो भी आय बचती है उसकी जितनी ज्यादा आय बचेगी, मतलब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जितनी ज्यादा व्यक्ति के पास आय बचती है उसकी कर देने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इस सिद्धांत के समर्थकों ने 3 आधारों पर इसको सही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि क्यों इस सिद्धांत के आधार पर कर लगाना चाहिए, इस कर दे योग्यता के सिद्धांत के आधार पर कर क्यों लगना चाहिए।
इसके पीछे 3 आधार प्रस्तुत किए। पहला साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार क्या कहता है कि जब भी व्यक्ति कर का भुगतान करता है तो उसे मानसिक रूप से कष्ट और असुविधा होती है, उसकी मनोवैज्ञानिक उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से अब यदि वो अपनी योग्यता के आधार पर कर देगा तो सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति में कोई असंतोष की भावना पैदा नहीं होती। दूसरा है आय की सीमांत उपयोगिता का आधार। जैसा कि हम जानते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमने पढ़ा है। वो ये कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। क्योंकि धनी व्यक्ति के पास आय की मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, जबकि गरीब व्यक्ति के पास आय कम होने के कारण उसकी जो घटने की दर है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि धनी व्यक्तियों पर ज्यादा कर लगाना चाहिए और गरीब व्यक्तियों पर कम कर लगाना चाहिए, जिससे कि उनकी सीमांत उपयोगिता उनमें समान हो जाए। तीसरा, इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उपभोग की क्षमता जो है उसकी आय और संपत्ति पर निर्भर करती है। जिसकी आय और संपत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी उपभोग क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो समर्थक कहते हैं कर देय योग्यता सिद्धांत के कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जितना धन बच गया उस धन पर सरकार को टैक्स लेना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा आय होगी तो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद चूंकि उसके पास ज्यादा धन बचेगा, इसलिए उस पर टैक्स जो है ज्यादा लगना चाहिए। और गरीब व्यक्ति जिसकी आय कम है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जिसके पास कम आय बचती है उस पर कम कर लगना चाहिए, और जिसके पास नहीं बचती है उसको कर से छूट मिलनी चाहिए। तो ये 3 आधार उन्होंने बताए जिस आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि कर देय योग्यता सिद्धांत के आधार पर यदि सरकार कर लगाती है तो वो न्यायपूर्ण होगा, उसे सभी को समान त्याग करना पड़ेगा। अब लेते हैं कर देय योग्यता के सूचक कि किस आधार पर हम निर्धारित करें कि एक व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य अधिक है, बी की कम है, सी की और कम है। कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ए व्यक्ति की कर योग्य क्षमता अधिक है। तो भुगतान सामर्थ्य सिद्धांत के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम व्यवहारिक समस्या यह आती है कि भुगतान सामर्थ्य का माप अथवा सूचक क्या हो। अतः भुगतान सामर्थ्य को मापने के अनेक सूचक विभिन्न अर्थशास्त्र में अलग अलग दिए हैं, जिसमें से हम मुख्य रूप से 4 को ले रहे हैं। जब भुगतान सामर्थ्य सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि भुगतान सामर्थ्य का माप कैसे किया जाए, किस व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य कितनी है ये कैसे नापा जाए। तो इसके लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग मापदंड दिए हैं, जिसमें से हम ये 4 प्रमुख ले रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है संपत्ति, प्रॉपर्टी। मतलब इसके समर्थक क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा संपत्ति हो उस पर उतना ही ज्यादा कर लगना चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति कम हो उसको पर कम करना चाहिए। तो संपत्ति 17वीं 18वीं शताब्दी में संपत्ति को व्यक्ति की भुगतान सामर्थ्य का आधार माना जाता था। आय की तुलना में संपत्ति या संचित धन को व्यक्ति की कर देने की योग्यता का प्रतीक माना जाता है। यह भुगतान सामर्थ्य का वस्तुपरक माप है। मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि भुगतान सामर्थ्य को मापने के 2 दृष्टिकोण हैं, एक व्यक्ति परक और एक वस्तु परक। एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो संपत्ति जो है भुगतान सामर्थ्य को मापने का ऑब्जेक्टिव अप्रोच या दृष्टिकोण के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो इसके समर्थक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा संपत्ति हो उस पर उतना ही ज्यादा कर लगना चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास कम संपत्ति हो या बिल्कुल नहीं हो तो उस पर कर में छूट मिलनी चाहिए। दूसरा आधार जिसके आधार पर हम ये माप सकते हैं कि या पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य अधिक है और किसकी कम, वो माना गया है आय को, इनकम। आय को भुगतान सामर्थ्य का सूचक मानने में सभी अर्थशास्त्री एकमत है। मतलब सारे ही अर्थशास्त्री ये मानने को तैयार हैं कि आय जो है वो भुगतान सामर्थ्य का सही सूचक है। मतलब आय के आधार पर हम क्या पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य अधिक है और किसकी कम है। इन्होंने कुल आय की बजाय शुद्ध आय को भुगतान सामर्थ्य का अधिक अच्छा सूचक माना है। एडम स्मिथ सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने स्वीकार किया था कि आय ही कर अदा करने की योग्यता का उपयुक्त माप है।
और इस आधार पर उन्होंने प्रगतिशील करों का विचार प्रस्तुत किया। प्रगतिशील कर कौन से होते हैं? जैसे करारोपण जब सरकार करती है तो कई तरह की दरें होती है। प्रगतिशील दर हो सकती है, आनुपातिक हो सकती है, प्रतिगामी हो सकती है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या कहा कि आय के आधार पर, आय जो है वो कर देने की सामर्थ्य या भुगतान सामर्थ्य का सबसे अच्छा मापदंड है कि जिस व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा हो उस पर उतना ही ज्यादा कर लगना चाहिए और जिस व्यक्ति की आय कम हो उस पर कम कर लेना चाहिए। तो एडम स्मिथ ने कहा कि सरकार को प्रगतिशील करारोपण करना चाहिए। प्रगतिशील करारोपण का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है व्यक्ति पर लगने वाले आयकर की दरें भी बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से आय दूसरा कर देय योग्यता को मापने का सूचक है। तीसरा है परिवार का आकार। कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यय को भुगतान सामर्थ्य का सूचक माना है। व्यक्ति पर कर लगाते समय उसके व्यय या परिवार के आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि व्यय जो है, खर्चा जो है, उसके आधार पर भुगतान सामर्थ्य कि जो जितना ज्यादा खर्चा करेगा, क्योंकि खर्चा कब करेगा? जब आय होगी, तो उसके आधार पर कर लगना चाहिए। परंतु इसमें परिवार का आकार, मतलब उनका कहना है कि यदि दो व्यक्तियों की आय समान है लेकिन उनके परिवार में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, एक में परिवार में 2 ही सदस्य हैं और दूसरे में 4 हैं, तो समान आय होते हुए भी उन पर कर की दर अलग अलग होनी चाहिए। जिसके परिवार में 4 सदस्य हैं उस पर कम कर लगना चाहिए और जिसके परिवार में 2 सदस्य हैं उन पर ज्यादा कर लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब सरकार कर देय योग्यता सिद्धांत के आधार पर कर लगाए तो परिवार के आकार को ध्यान में रखना चाहिए कि समान आय होते हुए भी चूंकि उन दोनों की कर देने की सामर्थ्य जो है अलग अलग होगी तो कर की दर भी अलग अलग होनी चाहिए। उपभोग व्यय। कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यय को भुगतान सामर्थ्य का अधिक महत्वपूर्ण सूचकांक माना है। उनके अनुसार कभी कभी संपत्ति और आय के आधार पर बनाए गए कर न्यायपूर्ण नहीं होते। तो प्रोफेसर सिराज और प्रोफेसर काल्डोर ने कहा कि उपभोग व्यय के आधार पर कर लगाने की सिफारिश की। प्रोफेसर काल्डोर और सिराज जो है उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि आय और संपत्ति जो है वो कर लगाने का न्यायपूर्ण कर उसके आधार पर हम नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि चूंकि व्यय, भोग व्यय ज्यादा कौन करेगा? जिसके पास आय ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, वो जितना ही ज्यादा उपभोग कर व्यय करेगा। उन्होंने कहा कि उपभोग व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या है, कर लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमने 4 ये सूचक लिए जिसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की कर देय योग्यता कितनी है और बी व्यक्ति की कर देय योग्यता कितनी है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों की कर देने की क्षमता जो है या शक्ति जो है वो क्या है, ये इन 4 मापदंडों के आधार पर हम पता कर सकते हैं। संपत्ति के आधार पर, जिसकी संपत्ति जितनी ज्यादा उसकी कर देने की सामर्थ्य उतनी ही अधिक, जिसकी आय जितनी ज्यादा उसकी कर देने की सामर्थ्य उतनी ही अधिक, जिसके परिवार का आकार, इसमें ये देखा जाएगा कि यदि 2 व्यक्तियों की आय समान है लेकिन उनका परिवार का आकार जो अलग अलग है, तो जिस परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है उस व्यक्ति पर कम कर लगना चाहिए समान आय होते हुए भी, और दूसरे व्यक्ति पर अधिक दर से कर लगना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोफेसर सिराज और प्रोफेसर काल्डोर ने कहा कि उपभोग व्यय, कई बार आय और संपत्ति के आधार पर हम करारोपण सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार को उपभोग व्यय, जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपभोग पर खर्चा करता है उस पर उतना ही ज्यादा कर लगाना चाहिए और जो व्यक्ति कम उपभोग करता है उस पर कम कर लगना चाहिए। तो ये हुए कर देय योग्यता के सूचक। अब आता है कि कर अदा करने की सामर्थ्य का माप, कि हम कैसे मापें, किस तरह से, कौन से मापदंड के आधार पर हम ये पता करें, किस तरह से ये मापें कि किस व्यक्ति की कर देने की सामर्थ्य या योग्यता कितनी है। तो कर अदा करने की सामर्थ्य का माप जो है वो 2 तरह के दृष्टिकोण से किया जाता है। मतलब कर देने की जो योग्यता है इसका जो मेजरमेंट जो है वो अर्थशास्त्री 2 आधारों पर करते हैं। एक व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण या जिसको हम सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है वस्तुगत या ऑब्जेक्टिव। मतलब एक सब्जेक्टिव अप्रोच है और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब
व्यक्तिपरक दृष्टिकोण कहता है करदाताओं की मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। व्यक्तिपरक दृष्टिकोण जो है भावनात्मक, इसको भावनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो व्यक्ति की जो है मनोवैज्ञानिक या हम कहें कि उसकी मानसिक जो प्रतिक्रिया है उस पर आधारित है कि कर लगाने से उसकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको कितना असंतोष होगा, कष्ट होगा, असुविधा होगी। तो इसमें भावनात्मक दृष्टिकोण या व्यक्तिपरक दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि करों के अदा करने में कितना मानसिक असंतोष हो रहा है, कष्ट हो रहा है, अन्य प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं। इस प्रकार करदाता जब कर का भुगतान करता है तो उसे त्याग करना पड़ता है। यदि कर भार को न्यायपूर्ण तरीके से बांटा जाए तो प्रत्येक करदाता को समान त्याग करना पड़ेगा। तो इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण में या सब्जेक्टिव अप्रोच में फिर ये देखा जाता है कि किस तरह से सभी व्यक्तियों के त्याग को समान किया जाए। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि इसमें व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण में 3 तरह की संकल्पनाएं ली जाती हैं त्याग से संबंधित, कि समान कुल त्याग या निरपेक्ष त्याग, समान आनुपातिक त्याग और समसीमांत त्याग। ये 3 तरह की अवधारणाओं या संकल्पनाओं को हम आगे लेंगे। तो इस तरह से व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि कर लगाने से व्यक्ति को कितना मानसिक असंतोष हुआ है, उसको कष्ट हुआ है या अन्य प्रकार की असुविधा हुई है, और जब वो कर का भुगतान कर रहा है तो सरकार को ये कोशिश, इस व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण में हम ये कोशिश करती है सरकार कि किस तरह से उस त्याग को, कर के कारण जो व्यक्तियों को त्याग करना पड़ रहा है उसको समान किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच या वस्तुगत दृष्टिकोण। वस्तुगत दृष्टिकोण प्रोफेसर सेलिगमैन ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण में काफ़ी सारी कमियां हैं, कि जैसे किस तरह से ये पता किया जाए कि व्यक्ति को कितना त्याग करना पड़ता है, बी को कितना। तो त्याग की गणना करना बहुत कठिन काम है कि किसी, क्योंकि ये मानसिक वो है, मनोवैज्ञानिक है या भावनात्मक जो तथ्य है इसकी गणना नहीं की जा सकती। तो जब गणना नहीं की जा सकती कि त्याग कितना हो रहा है तो उस आधार पर कर भी नहीं लग सकता। जैसे प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि हम उत्पादन शक्ति, उन्होंने कर देने की सामर्थ्य को उत्पादन शक्ति शब्द का प्रयोग किया, इसे कर अदा करने के उत्पादन शक्ति सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के विपरीत करदाता की भावना, उसके कष्टों की अपेक्षा उसकी कर देने के मौद्रिक मूल्य को दृष्टिगत रखता है। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि कर देने वाले व्यक्ति के पास कितना धन है या संपत्ति है या आय है, उसके पास उसके मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखा जाता है कि उसकी कर देने की सामर्थ्य को उसकी आय, संपत्ति या उसके उपभोग व्यय के आधार पर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि यदि संपत्ति ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, आय ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। इस तरह से ये वस्तुगत दृष्टिकोण जो है वो मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता पर आधारित है कि एक व्यक्ति की कर अदा करने की क्षमता कितनी है, उस आधार पर सरकार जो है वो कर लगाती है। तो इस तरह से ये आया कि कर अदा करने की सामर्थ्य का माप क्या हो। तो इस तरह से हमने इसमें 4 चीज़ों को पढ़ा। पहला हमने लिया कि कर अदा या कर दे योग्यता का अर्थ क्या है। दूसरा, इसमें पढ़ा कि कौन कौन से इसके सूचक हैं या इसके किस आधार पर ये निर्धारित किया जाए कि कर देने की योग्यता या सामर्थ्य कितनी है। इसके बाद हमने इसका औचित्य पढ़ा कि कर देने के सामर्थ्य के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो किस आधार पर इसको सही ठहराते हैं। और फिर हमने लिया कि इसको किस तरह से हम माप सकते हैं, इसका मापदंड क्या होगा कि कर अदा करने की सामर्थ्य या योग्यता को, व्यक्ति की सामर्थ्य को कैसे मापा जाए। तो इसके आधार पर हमने 2 तरह के दृष्टिकोण लिए, एक वस्तुपरक और एक व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव अप्रोच या व्यक्तिपरक या भावनात्मक दृष्टिकोण, और एक वस्तुपरक या ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो व्यक्तिपरक दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि कर के द्वारा मनुष्य को मानसिक असंतोष होता है, असुविधा होती है, उसे त्याग करना पड़ता है। तो कर इस आधार पर लगना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़े। वस्तुपरक दृष्टिकोण कहता है कि क्योंकि त्याग को हम की गणना नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को कितना त्याग करना पड़ा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास जो मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी आय है, उस आधार पर हमको कर लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये हुआ कर दे योग्यता सिद्धांत के मापदंड या कैसे हमको मापते हैं। थैंक यू।